युंगडुंग ग्लेशियर है और इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है। सिर्फ और सिर्फ मार्कर की तरफ नज़र होनी चाहिए सभी बच्चों की। ये रिवर निकलती है और यहाँ तक जाती है बेटा, और ये है अपने पास अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य अपने पास? अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश में बेटा एक स्टेट होता है, ये एक माउंटेन बना हुआ है जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। कौन सा माउंटेन बना हुआ है? नामचा बरवा। एक ग्लेशियर था जिसका नाम था चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से ये रिवर निकलेगी और ये रिवर सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। कौन से डायरेक्शन में जाएगी? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत देखने को मिलता है जिसका क्या नाम है? नामचा बरवा। इस पर्वत से टकराती है। तब तक बेटा इस नदी को जाना जाता है सांगपो के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? सांगपो के नाम से जाना जाता है। टी साइलेंट यहाँ रहने वाला है। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि तिब्बत नेपाल के अंदर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको किस नाम से जाना जाएगा? सांगपो के नाम से। सबसे पहले जाकर इस नामचा बरवा पर्वत से टकरा रही है और इससे टकराने के बाद बेटा इसकी डायरेक्शन साउथ की तरफ घूम जाती है। कौन से डायरेक्शन की तरफ घूम जाती है नदी? साउथ की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिमालय से निकलने वाली वह नदी जो पूर्व दिशा की ओर बहती है, किसी पर्वत से टकराने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वो नदी बता दो मुझे कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ तिब्बत के अंदर किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो नदी है बेटा ये कहलाएगी दिहांग। क्या कहलाएगी? दिहांग। और अगर अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद में स्टेट अपने पास ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बेटा बहती है असम में। कहाँ पर बहती है? असम में। और ये जो असम है इसी के अंदर इस नदी को प्रॉपर नाम से जाना जाता है बेटा ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ असम स्टेट के अंदर ही इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा? ब्रह्मपुत्र के नाम से। असम से होती हुई ये नदी बेटा आगे की ओर बांग्लादेश में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? बांग्लादेश में। और बेटा बांग्लादेश में इस नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? जमुना के नाम से जाना जाएगा। तो मुझे बता दो क्या अलग अलग सेक्शन में इस ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग नाम है क्या? तिब्बत के अंदर किस नाम से जानी जाएगी? ये सांगपो के नाम से जानी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाएगी? प्रॉपर असम में किस नाम से बोला जाएगा इसको? और बांग्लादेश में बेटा किस नाम से जानी जाएगी? जमुना के नाम से। इज दैट क्लियर? अब मुझे बता दो यहाँ तिब्बत चाइना है, ये अपना भारत है, अरुणाचल प्रदेश और असम, और नीचे कौन सा देश आ गया बेटा? बांग्लादेश। टोटल कितने देशों से होकर बहती है ये? 3 देशों से होकर बहती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। बोलो यस या नो? इस पूरे के पूरे ब्रह्मपुत्र नदी को कंसिडर किया जाता है बेटा वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे चौड़ी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी का मतलब है जो इसका ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियां है वो आकर इसमें मिलती है, तो उन पूरे के पूरे सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है वो सबसे ज़्यादा चौड़ाई में है। अगर मैं बात करता हूँ ये प्रॉपर ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी एक ये सहायक नदी आ गई, ये ट्रिब्यूटरीज आ गई, ये कंप्लीट सहायक नदी है। तो मुझे बताओ जितना जितना एरिया ये सहायक नदियाँ घूमेगी उतनी तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो याद रखना वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ से ओरिजिन होता है? चेमा युंगडुंग। और ये जो बेटा चेमा युंगडुंग है ये मानसरोवर झील में है। कैलाश मानसरोवर बताया होगा मैंने तुम लोगों को, हिमालय के अंदर। तो वहाँ पर ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है।
ग्लेशियर मतलब एक बर्फ का बना हुआ पर्वत। जैसे ही थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस आता है, हवाएं तेज होती है या तापमान में कुछ भी परिवर्तन आता है, तो ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा ये बर्फ है, ये बर्फ का पर्वत है पूरा का पूरा। जब ये पिघलता है तो बहुत तेज गति से पानी है वो बहता है, और बहता हुआ पानी ही क्या बनाएगा, नदी बनाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का। फिर अपन बात करते हैं टोटल लेंथ। इस रिवर की बेटा टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। टोटल कितनी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, 2900 किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करते अरुणाचल प्रदेश से लेकर, और हम लोग बात करेंगे कहाँ तक, असम तक, तो बेटा 916 किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर इस नदी की जो लंबाई है वो कितनी होने वाली है, 916 किलोमीटर होने वाली है। ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो कितनी है अपने पास है, 2900। अब बड़े ध्यान से सुनोगे, इस पूरी की पूरी रिवर की एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, यानी सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी है वो है सुबनसिरी। कौन सी है, सुबनसिरी। इसको कंसिडर कहा जाता है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी होती है, सुबनसिरी होती है। यस या नो? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू अवर एग्जामिनेशन। इस सुबनसिरी नदी के जस्ट पास के अंदर बेटा यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड बना है, इसका नाम है माजुली रिवर आइलैंड, माजुली नदीय द्वीप। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास है, माजुली। क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि माजुली नदीय द्वीप है, माजुली रिवर आइलैंड है, वो इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, दैट इज आसाम। किसके अंदर होने वाला है ये, आसाम में होने वाला है। तो यहाँ से दो चीज़ें और हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो तो कौन सी बताई है, सुबनसिरी। और इसी सुबनसिरी नदी के जस्ट पास में बना हुआ है अपने पास माजुली आइलैंड। इज दैट क्लियर? हेडिंग लिखो नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और ये वाला स्ट्रक्चर बनाओगे।
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिख लेना, एरो बना के लिख लेना। 3 देशों से होकर बहती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। टोटल लेंथ लिखोगे और इंडियाज़ वाइडेस्ट रिवर, भारत की सबसे चौड़ी नदी। भारत में इसकी लेंथ लिख लेना 916 किलोमीटर। ये समझ जाना तिब्बत में किस नाम से जानी जाएगी, ये सांगपो। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तुम्हारे पेपर में। क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दैट इज दिहांग। और बांग्लादेश में बोला जाएगा इसको जमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी लिख लेना इसकी सुबनसिरी, और इसी के पास बना लेना भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, माजुली। लिख लिया क्या? इसके बाद में हेडिंग लिख लेना गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। हो गया क्या अब तो कंप्लीट? क्या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई क्या? यस या नो? यहीं पर स्टार पॉइंट बना के लिखो ढोला सदिया ब्रिज। इसी का नाम बदलकर बेटा अभी के टाइम कर दिया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है ये भूपेन हजारिका ब्रिज। 2017 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। पहले इसका नाम था ढोला सदिया पुल, और इसी का नाम बदलकर 2017 में क्या कर दिया गया है, भूपेन हजारिका ब्रिज। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा भूपेन हजारिका ब्रिज कौन सी नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर।
लिख लो, ढोला सदिया पुल इसी नदी पर बना हुआ है। और इसी के ब्रैकेट में इसका नया नाम लिख लेना, भूपेन हजारिका ब्रिज। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखो, गंगा रिवर सिस्टम। और हिमालय से निकलने वाली लास्ट रिवर सिस्टम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। गंगा नदी को गंगा कहाँ से बोला जाता है? क्या जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, क्या वहाँ पर इस गंगा नदी का क्या नाम है? किन किन नदियों के संगम से ये गंगा नदी बनी है? और आज हम लोग हमारे भारत की जो सबसे पवित्र नदी मानते हैं वो किसको मानते हैं? गंगा को। गंगा को गंगा माँ भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इन सब की कहानी आज हम लोग जानने वाले हैं। क्या ये नोट डाउन कर लिया क्या सबने? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो तुम लोग, गंगा रिवर सिस्टम। सभी के पेन पेपर बंद हो जाने चाहिए। अब नज़र सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ होनी चाहिए और साथ के साथ रिपीट करते रहोगे चीज़ों को, तभी जाकर ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है गंगा का वो तुम्हें समझ में आने वाला है। देखो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक पर्वत बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ग्लेशियर, जिसका नाम है बेटा संतोपत ग्लेशियर। कौन सा बना हुआ है? और ये बेटा जो सतोपत ग्लेशियर है वो कहाँ पर बना हुआ है? बद्रीनाथ में। कहाँ पर बना हुआ है? बद्रीनाथ में। वहीं हम लोग बात करते हैं तो इधर की तरफ एक और पर्वत बना हुआ है। इस पर्वत का नाम है बेटा कामेत पर्वत। क्या नाम है? कामेत पर्वत, कामेत माउंटेन। अब देखना, एक तरफ मैंने बनाया है संतोपत ग्लेशियर और एक तरफ बनाया मैंने कामेत पर्वत। अब बड़े ध्यान से सुनोगे, इस सतोपत ग्लेशियर से बेटा एक रिवर निकलती है, इसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। और इस कामेत पर्वत से भी एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है बेटा धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं क्या इस पॉइंट पर आकर मिल गई क्या? यस या नो? अब बड़े ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे मिलने के बाद ये जो नदी है ये बेटा एक ही नदी बन जाती है। और इस कंप्लीट नदी का नाम हम लोग कंसिडर करेंगे किससे? अलकनंदा से। किससे कंसिडर करेंगे? अलकनंदा। तो मुझे बताओ, अलकनंदा जो नदी है वो कितनी नदियों से मिलकर बनी है? दो नदियों से, एक विष्णु गंगा और दूसरी धौली गंगा। क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि विष्णु गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? संतोपत ग्लेशियर, बद्रीनाथ से। और बद्रीनाथ के पास में ही इधर एक और पर्वत है जिसका नाम है कामेत पर्वत, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? धौली गंगा। दोनों नदियाँ जिस पॉइंट पर आकर मिलती है बेटा, यहाँ पर एक प्रयाग बनता है और इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों से मिलकर बना है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु प्रयाग बनने के बाद ये नदी सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से जानी जाएगी बेटा, जिसका क्या नाम है? अलकनंदा नाम है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर इधर की तरफ फोकस करोगे, हम लोग बात करते हैं इस कामेत पर्वत के जस्ट नीचे एक और पर्वत हमें नजर आता है, और बेटा इस पर्वत का नाम है नंदा पर्वत। कौन सा पर्वत है? और इस नंदा पर्वत से बेटा एक नदी निकलेगी जो बहती हुई किस में जाकर मिल रही है? ये अलकनंदा में मिल रही है। किस में मिल रही है? अलकनंदा में। और इस नदी का नाम है बेटा नंदाकिनी। क्या नाम है?
तो नंदा पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, नंदाकिनी। और ये नंदाकिनी नदी किस में आकर मिल गई है, अलकनंदा में मिल गई है। और जो भी नदी इस अलकनंदा में मिलेगी वो ही प्रयाग बना देगी। और इस पॉइंट पर जो प्रयाग बनने वाला है बेटा वो बनेगा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग बनने वाला है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको। तो सबसे पहले अपन ने विष्णु प्रयाग बनाया, देन आफ्टर नंदा प्रयाग बनाया। अब इसी नंदा पर्वत के नीचे एक और माउंटेन हमें देखने को मिलता है बेटा, और इसका नाम है पिंडार माउंटेन। कौन सा, पिंडार पर्वत, पिंडार माउंटेन। और पिंडार माउंटेन से भी एक नदी निकलती है जो किस में आकर मिल रही है, अलकनंदा में आकर मिल रही है। और यहाँ पर जो प्रयाग बनने वाला है बेटा वो बनेगा अपने पास कर्ण प्रयाग। कौन सा बनेगा, कर्ण प्रयाग। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रयाग देखे हैं। विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों से मिलकर बन रहा है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। नंदा पर्वत से कौन सी नदी निकलेगी, नंदाकिनी। और नंदाकिनी है वो किस में जाकर मिल रही है, अलकनंदा में। वहां पर कौन सा प्रयाग बन जाएगा, नंद प्रयाग। फिर पिंडार पर्वत से बेटा कौन सी नदी निकल रही है, पिंडारी नदी। कौन सी नदी निकल रही है, पिंडारी नदी। और ये जो पिंडारी नदी है वो किस में आकर मिलेगी, अलकनंदा में। और यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनाएगी, कर्ण प्रयाग। क्या इतनी बात क्लियर है क्या सबको। क्या अभी तक कहीं पर भी हमने गंगा नदी का जिक्र करा है क्या, ये बता दो मुझे, नहीं करा है। अब इधर देखना, यहाँ पर अपने पास एक ग्लेशियर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर का नाम है बेटा चोराबारी ग्लेशियर। क्या नाम है, चोराबारी ग्लेशियर। और ये है केदारनाथ में। कहाँ पर है, केदारनाथ में। तो बेटा इस चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम है बेटा मंदाकिनी। क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केदारनाथ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, दैट इज मंदाकिनी। यस या नो। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि केदारनाथ के अंदर एक ग्लेशियर बना हुआ है जिसका क्या नाम है, चोराबारी ग्लेशियर। और इस चोराबारी ग्लेशियर से भाई कौन सी नदी निकल रही है, मंदाकिनी। और केदारनाथ भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मंदाकिनी। क्या यही मंदाकिनी इस अलकनंदा में आकर मिल चुकी है क्या। और अगर कोई नदी अलकनंदा में आकर मिल रही है तो यहाँ से क्या बनाएगी, ये प्रयाग बनाएगी। और यहाँ पर बेटा जो प्रयाग बनने वाला है उसका नाम है रुद्रा प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा, रुद्रा प्रयाग। क्या अभी तक भी अपन ने गंगा का नाम कहीं पे जिक्र किया है क्या, नहीं करा है। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक और ग्लेशियर है इसी केदारनाथ के जस्ट नीचे की तरफ बेटा, इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर। और इस गंगोत्री ग्लेशियर में एक पॉइंट है, एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख। क्या नाम है, गोमुख। और बेटा इस गोमुख से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी नदी। अब मुझे बताओ ये भागीरथी भी किस में आकर मिल रही है, अलकनंदा में। और जिस पॉइंट पर ये भागीरथी इस अलकनंदा में आकर मिल जाएगी बेटा वहां पर कौन सा प्रयाग बन जाएगा, देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी गंगा नदी में सबसे ज़्यादा बार एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत दिखाई है वो दिखाई है कहाँ से, देवप्रयाग से। कहाँ से, देवप्रयाग से। अब तुमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, उत्तराखंड का एक सीन हमारे सामने आता है जहाँ से एक नदी का ब्लू कलर का पानी आता है, एक नदी का थोड़ा गंदा सा मटमैला रंग का पानी आता है, और दोनों आकर एक जगह मिलते हैं। तो बेटा वही जो दोनों नदियाँ हैं वही नदियाँ कौन सी अपने पास, भागीरथी और अलकनंदा। और वो जो उनका संगम है, वो जो प्रयाग है वही कौन सा प्रयाग बनाता है, देव प्रयाग।
उत्तराखंड के बारे में मैंने एक चीज़ बताई होगी तुम्हें, देवों की भूमि, देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है किसको? उत्तराखंड को। भारत का जो मिनी चार धाम है, जो छोटा चार धाम है, लाइक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों के चारों जो होली प्लेसेस है, जो धार्मिक स्थल है भारत की, वो कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं? हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी देवता लोग थे वो सारे के सारे कहाँ पर रहते थे? पहले उत्तराखंड में रहते थे। तो जो भूमि थी जहाँ पर देवता लोग रहते थे, इसीलिए उसको किस नाम से जाना जाता है? देवों की भूमि, देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड, दैट इज उत्तराखंड। तो अपने पूरे के पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर अपने पास है? उत्तराखंड के अंदर है। याद रखना, चार धाम अलग है और चार जो छोटे धाम अपने पास, वो कौन से स्टेट में देखने को मिलते हैं अपने को? उत्तराखंड में। मुझे बताओ, क्या 5 प्रयाग जो मैंने तुम्हारे सामने बताए हैं, क्या इतनी कहानी सबको समझ में आ गई है क्या? सबसे पहले पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी? विष्णु प्रयाग की। तो विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम से मिलकर बना है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु प्रयाग के बाद में ये नदी किस नाम से जानी जाएगी आगे तक? ही अलकनंदा के नाम से। फिर अपन बात करते हैं तो नंदाकिनी किस में आकर मिल रही है? अलकनंदा में। और वहीं पर कौन सा प्रयाग बन गया है? नंद प्रयाग। वहीं पिंडारी नदी कौन से प्रयाग, कौन सी नदी में आकर मिल रही है? अलकनंदा में। और वहां पर कौन सा प्रयाग बन चुका अपने पास? कर्ण प्रयाग। वहीं बात करते हैं मंदाकिनी इस अलकनंदा में आकर मिलेगी तो वहां कौन सा प्रयाग बनेगा? रुद्रा प्रयाग। और भागीरथी जहां पर आकर अलकनंदा में मिलेगी बेटा, वहां कौन सा प्रयाग बनेगा? देवप्रयाग। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम से मिलकर बना है? तो वो कौन कौन सी हो जाएगी? भागीरथी और अलकनंदा। क्वेश्चन को इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम है वो किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? देवप्रयाग। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से मैं तुम्हें चीजें और क्लियरिटी से समझाऊंगा। बेटा उत्तराखंड के अंदर एक और नदी आती है और ये नदी आकर मुझे बता दो कौन सी नदी में आकर मिल रही है? इस नदी का नाम है बेटा भिलांगना नदी। कौन सी? भिलांगना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो भिलांगना नदी है ये किस में आकर मिल रही है? भागीरथी में। जिस पॉइंट पर ये भिलांगना नदी इस भागीरथी नदी में आकर मिलेगी, यहीं पर बना हुआ है बेटा इंडियाज हाईएस्ट डैम, भारत का सबसे ऊंचा बांध, दैट इज टिहरी डैम। अब मुझे बता दो, इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट डैम है, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी डैम है वो इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर है? उत्तराखंड में है। कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में है। और ये जो टिहरी डैम जो बना है वो किन दो नदियों के मिलने पर बना है? भागीरथी और भिलांगना नदी के। आगे बात समझ में? डैम अभी तक तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है। जब डैम मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तब पूरी की पूरी चीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे कि बांध होता क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, कितने टाइप्स के हैं, इनके यूजेस क्या क्या है, इनके एडवांटेज क्या है और इनके डिसएडवांटेज क्या है। तो अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि टिहरी डैम जो इंडियाज़ हाईएस्ट डैम कंसिडर किया जाता है वो इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर रहने वाला है? उत्तराखंड में रहने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? हेडिंग लिखो सबसे पहले गंगा नदी और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर उतार लो।
क्या ये जो नदी है अभी तक सिर्फ और सिर्फ पर्वतों में बह रही है क्या? देख लो तुम ही, अलग अलग पर्वतों से अलग अलग जो नदियाँ आ रही है, यानी हम लोग कह सकते हैं अभी तक जो नदी है, गंगा नदी है, उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बहेगी? पर्वतों में बहेगी। बताओ बना लिया क्या? बना लो फटाफट से। टिहरी डैम के बारे में लिख लेना, इंडियाज़ हाईएस्ट डैम, भारत का सबसे ऊंचा बांध। बना लिया क्या अब तो? अब देखो यहाँ से मुझे बताओ, देवप्रयाग के बाद भी ये जो नदी है वो किस नाम से जानी जाएगी? अलकनंदा के नाम से ही। किस नाम से जानी जाएगी? अलकनंदा के नाम से। लेकिन मैं तुम्हें यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा, जब भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो याद रखना गंगा नदी का ओरिजिन जो कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर में एग्जैक्टली जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा बेटा? गोमुख। तो अब अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो बेटा वो स्थान प्रॉपर वाला है वो कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा अपने पास? गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से। अब देखना इसी नदी को, ये नदी अभी तक भी कहाँ पर जाकर बह रही है? पहाड़ों और पर्वतों के बीच ही बह रही है। धीरे 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 ये नदी है वो अब किधर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी? मैदानी भागों की तरफ। कौन से भागों की तरफ? मैदानी भाग। जो प्लेन्स बताए थे मैंने, नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन बताया होगा तुम्हें, उत्तर का विशाल मैदान। अब ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ये किन नदियों के कारण बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण। पर्वतों से ये नदी जो बहेगी तो पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अवशेष है, वो अपने साथ बहाकर ले आएगी। और पत्थर है चाहे वो कितना ही कठोर हो, पानी है उसको बड़े आसानी से क्या कर देगा? काट देगा।
धीरे 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 जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, पानी के बहाव से, पानी के कटाव से वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, और उनका बारीक क्या बन जाएगा, मिक्सचर या चूर्ण बन जाएगा। और वो जो मिक्सचर होता है बेटा, उसी को कहते हैं अपन सोइल यानी मिट्टी। जो पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका जो बिल्कुल बारीक रूप होता है, बिल्कुल जो मिक्सचर फॉर्म होता है उनका, वो क्या बनाता है, सोइल बनाता है, मिट्टी बनाता है। और यही मिट्टी है वो आकर पूरी तरीके से जम चुकी है ये बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और थोड़ा बहुत मेघालय वाला जो हिस्सा है, और यहीं पर कंप्लीट बनता है क्या, उत्तर का विशाल मैदान। अब मैं चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करूँगा, समझने की कोशिश करना। ये अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी। बेटा यहाँ उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है, और हरिद्वार के अंदर ही इसको बोला जाता है हर हर गंगे। तो याद रखना, गंगा नदी का पहली बार जो नाम गंगा बोला गया है वो कहाँ पर बोला गया है, हरिद्वार में। याद रखना, जीवन में एक मौका ऊपर वाला जरूर देगा हमें, कहाँ घूमने का, हरिद्वार। लेकिन उस समय हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आई क्या बात समझ में? तो तुम लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, दो चीज़ें हैं तुम्हारे सामने। चलो एक छोटा सा लॉजिक है वो मैं पूछ ही लेता हूँ। हड्डी, अस्थि, क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो तुम लोग, कहीं ना कहीं देश का भविष्य तुम्हारे हाथों में होने वाला है। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हड्डी एंड अस्थि? क्या बोल रहे हो? अरे कुछ ऐसे तो बोला कर तुम, मेरे तक भी समझ में आए। खुद का खुद ही बोल के हंस रहा है नालायक। अच्छा ऐसा होता है क्या? नई साइंस बना दी क्या तुमने? तुमने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम लोग बात करते हैं, मोस्टली बोन्स की बात करते हैं, हड्डियों की बात करते हैं कि चाइल्ड में इतनी होती है। एक अडल्ट जो ह्यूमन होता है उनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कुछ इंसिडेंट हो जाता है, लाइक किसी की डेथ हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि हम हड्डियों का विसर्जन करके आए, हम लोग अस्थियों का विसर्जन करके आए हैं। ऐसा ही बोला जाता है क्या? इसका लॉजिक क्या है वो मैं पूछूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये तुम्हारे लिए एक टास्क है कि आखिरकार उस समय अस्थियों का ही क्यों नाम लिया जाता है कि हम लोग गंगा जी गए हैं और किसका विसर्जन करके आए हैं, अस्थियों का। तो मैंने बताया एक बार तो ऊपर वाला तुम्हें जरूर मौका देगा, कहाँ जाने का, हरिद्वार जाने का। आगे बात समझ में? अब मुझे एक छोटा सा लॉजिक, एक छोटा सा क्वेश्चन और दूंगा मैं तुम्हें। क्या गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है क्या? तो फिर मरा हुआ इंसान पवित्र होता है या नहीं होता, मुझे बताओ। मरने के बाद क्या तेरी पूजा होगी क्या शरीर की? तुझे तो बहा के आ जाएंगे लोग। तो मुझे बताओ, मरे हुए इंसान का जो शरीर का जो कुछ अंग या अवशेष है, उसको भी तो हम लोग कहाँ पर बहा के आ रहे हैं, गंगा नदी पे। तो जब उसमें इतनी सारी अस्थि आ जाएगी तो वो क्यों पवित्र बनेगी? फिर भी इस गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। आ रही क्या बात समझ में? बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजी बनी हुई है इंडियंस के माइंड में, जो शायद मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूँ उनको चेंज करने की, थोड़ी बहुत। मेरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहता है और आगे उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि ऐसा क्यों। अब इसके पीछे अगर तुम लोग रिसर्च कर सको तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना। नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 टास्क है तुम्हारे लिए कि अस्थियाँ ही क्यों बहाई जाती है, हड्डियाँ क्यों नहीं बहाई जाती। और दूसरी चीज़, जब ये सारी की सारी अस्थियाँ है, अवशेष है जो उस गंगा नदी में बहा के आ जाते हैं, फिर गंगा पवित्र कैसे हुई है। आगे बात समझ में? चलो अब इधर आ जाओ। कहाँ से हर हर गंगे बोलेंगे अपन बेटा? हरिद्वार से। और हरिद्वार के बाद में ही ये जो गंगा नदी है ये मैदानी भाग में
प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वह स्थान जहाँ से गंगा मैदानी भाग में आना स्टार्ट होती है, वो जगह का नाम कौन सा हो जाएगा? अपने पास हरिद्वार हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझोगे, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है इस रिवर का, लेकिन बहुत सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये गंगा नदी बहा दी है बेटा अपन ने। यहाँ पर एक गंगा नदी की सबसे ट्री आती है जिसका नाम है बेटा राम गंगा। क्या नाम? ये निकलती है उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। और किस में आकर मिल रही है? ये गंगा में आके मिल रही है। ये गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा नदी की पहली जो सहायक नदी है जो इस गंगा में आकर मिलती है बेटा, वो कौन सी हो जाएगी अपने पास? राम गंगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये अपने पास क्या गंगोत्री ग्लेशियर था क्या? और इसी गंगोत्री ग्लेशियर के थोड़ा सा नीचे बेटा एक और ग्लेशियर आता है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर। तभी तो मैंने 4 छोटे धाम बताए तुम्हें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो मुझे बताओ, यहाँ से मैं एक नदी को निकाल रहा हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ मैं बेटा यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर से बेटा कौन सी नदी निकलेगी? यमुना। कौन सी नदी निकलेगी? यमुना। और ये जो यमुना है, ये कौन सी जगह आकर इस गंगा में मिलेगी? प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था और अब इसका नाम बदलकर बेटा क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। यूपी के अंदर है ये। तो मुझे बताओ, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, यहां पर मैं लिख रहा हूं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो तो कौन सी हो जाएगी? यमुना। और गंगा में मिलने वाली पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी? रामगंगा। देखो, रामगंगा तो इसी जगह आकर मिल गई क्या, और यमुना इससे आगे जाकर मिल रही है। तो पहले कौन सी गंगा मिल गई है? रामगंगा। और फिर कौन सी मिल रही है? यमुना। अब इधर की तरफ समझने की कोशिश करोगे तुम लोग, ये मैंने 3 नदियां बना दी है। मुझे बताओ, ये तीनों की तीनों किस में जाकर मिल रही है? यमुना में। पहले नंबर पे है बेटा चंबल, और चंबल के डाकुओं का तो नाम सुना होगा तुम लोगों ने। उसके बाद में है केन, पानी वाला केन नहीं है ये। और फिर अपने पास बेतवा। तो बताओ कितनी ट्रिब्यूटरी बता दी है मैंने यमुना की? 3। यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो बेटा कौन सी हो जाएगी? चंबल। इस चंबल से एक क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो पूछा जाता है, दैट इज एलिगेटर। इसको बोलते हैं बेटा घड़ियाल। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो घड़ियाल जीव है वो कौन सी नदी में पाए जाते हैं? दैट इज चंबल। चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना। यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यमुना में कितनी नदियां आकर मिल रही है? 3। चंबल, केन और बेतवा। तीनों का ओरिजिन है, तीनों नदियां है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब अपन बात करेंगे बेटा नेपाल की। किसकी? और नेपाल से गंगा में 4 नदियां निकलेगी। कितनी नदियां निकलेगी? 4। तो यहाँ देखना, ऊपर वाले ये जितने भी सेक्शन बना रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे नेपाल से बनने वाले हैं। किससे बनने वाले हैं? नेपाल से। बेटा नेपाल में एक तो नदी आती है अपने पास काली, और एक नदी आती है बेटा कर्णाली। और ये जो नदी है बेटा, ये नदी है अपने पास घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा। तो याद रखना, घाघरा जो नदी है वो कितनी नदियों से मिलकर बनी है? 2। काली भी नेपाल में, कर्णाली भी नेपाल में, दोनों मिलेगी और भारत में किस नाम से जानी जाएगी बेटा? घाघरा के नाम से। आ गई क्या बात समझ में? फिर अपन बात करेंगे यहाँ से,
यहाँ ये भी नेपाल से है और नेपाल से बेटा इस नदी का नाम है गंडक। हंस लो हंस लो, बचपन में बहुत बार शब्द का प्रयोग किया होगा और अभी भी कर ही लेते होंगे। अपने किसी प्रिय को संबोधित करने के लिए हम लोग कौन सी नदी का यूज़ कर लेते हैं? आ गई बात समझ में? तो ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी होने वाली है? गंगा की। कहाँ से निकलेगी? नेपाल से। और याद रखना एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा, उसका नाम है कोसी। क्या नाम है? तो मुझे बताओ नेपाल से कितनी नदियां निकाली अपन ने गंगा की? 4। एक काली, दूसरी कर्णाली, दोनों मिलेगी और भारत में किस नाम से जानी जाएगी? घाघरा के नाम से। फिर उसके बाद में कौन सी आ जाएगी? गंडक। उसके बाद में कोसी। अब कोसी के बाद में यहाँ पर आती है बेटा अपने पास दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग की पहाड़ी। और इस दार्जिलिंग की पहाड़ियों से बेटा एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? और याद रखना ये जो महानंदा है ये लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। गंगा में मिलने वाली आखिरी जो सहायक नदी है बेटा वो कौन सी हो जाएगी? महानंदा। अब मुझे बताओ क्या लॉजिक अब जाके कंप्लीट हुआ है क्या? गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी? गंगा में मिलने वाली आखिरी सहायक नदी कौन सी? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चंबल। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना ये जो गंगा नदी है, इस महानंदा नदी इस गंगा नदी में जहाँ पर आकर मिलती है बेटा वहाँ पर बना हुआ है बैराज। क्या बना हुआ है? और इसका नाम है बेटा फरक्का बैराज। क्या नाम है? फरक्का बैराज। व्हाट इज बैराज? व्हाट इज डैम? जस्ट आगे वाला टॉपिक हम लोग यही स्टार्ट करेंगे क्योंकि नदियाँ अपन ने पढ़ ली है और इन नदियों के पानी को रोकने के लिए बेटा क्या बनाया जाता है? डैम या बैराज बनाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन में बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा किसको? डैम यानी बांध। और यहाँ हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा किसको? बैराज यानी डैम जैसा ही एक रूप होता है। अब बड़े ध्यान से समझोगे कि बांध किसे कहते हैं और बैराज किसे कहते हैं। अब तक तुम लोगों ने बहुत सारे डैम विजिट करे होंगे और ज़्यादा नहीं तो जयपुर के आसपास तो कानोता डैम में ही भागे होंगे फोटोज वोटोज क्लिक करवाने। ज़्यादा से ज़्यादा बिसलपुर में चले गए होंगे और कोई भी भारत के जो राजस्थान के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं जहाँ पर डैम बने हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा। लेकिन जीवन में आज पहली बार पता चलेगा कि डैम क्यों बनाए जाते हैं, क्या इनके यूजेज है, क्या इनके एडवांटेज है और क्या इनका डिसएडवांटेज है। बेटा याद रखना जो पानी लगातार बहता हुआ जाएगा वो क्या बनाएगा रे? नदी बनाएगा। क्या बनाएगा? नदी। तो बहता हुआ पानी हमेशा क्या बनाएगा? नदी। और याद रखना इस नदी के पानी को रोकने के लिए ही तो क्या बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है। कि नदियों के पानी को रोकने के लिए क्या बनाया जाएगा? डैम बनाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा। बांध का मतलब है कि नदी की फ्लो होने की जो डायरेक्शन है, ये नदी के फ्लो होने की डायरेक्शन बेटा चेंज नहीं होती है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे कोई नदी है जो लगातार बह रही है, उसके पानी को मैंने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और उसके पानी को रोकने की कोशिश करिए, तो मुझे बताओ अब इस नदी का पानी इससे टकराएगा और टकराने के बाद वापस इधर ही आ जाएगा क्या? यस या नो? फॉर एग्जाम्पल इधर से एक नदी बह रही है और इस बहती हुई नदी को मैं इस दीवार से इसके पानी को रोकने की कोशिश करूंगा तो नदी का पानी आएगा इस दीवार से टकराकर क्या वापस इधर की तरफ ही आ जाएगा क्या? क्या नदी का पानी इस दीवार के उस ओर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। ऐसे ही ऐसा जो स्ट्रक्चर है जो नदियों के पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है बेटा उसे क्या कहते हैं अपन? बांध। यहाँ बीच में लगा दिया जाता है गेट। क्या लगा दिया जाता है? गेट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर नदी जो लगातार अपना पानी बहाकर लेकर आ रही है इस दीवार से टकराएगी तो मुझे बताओ क्या वापस इधर की तरफ ही पानी आता जाएगा क्या? और ये पानी अगर इधर की तरफ ज़्यादा बढ़ गया तो इधर आसपास वाले क्षेत्रों में घरों के अंदर क्या पानी बढ़ जाएगा क्या?
और फ्लूड बाढ़ आने की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो एक क्या हो गया अपने पास डिसएडवांटेज। अगर ये पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो इसी डैम से आसपास वाले क्षेत्रों में पानी की जो व्यवस्था की जाती है लोगों के लिए, जहाँ पर इरिगेशन सिंचाई की जा सकती है, पेयजल है, पीने के पानी की पूर्ति की जा सकती है, कोई ना कोई प्लांट, हाइड्रो प्लांट है या थर्मल प्लांट है, या जहाँ से पानी से बिजली भी बनती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या बना दिए जाते हैं, डैम बना दिए जाते हैं। अभी अभी तुम लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा उकाई डैम का, किसका, सॉरी उकाई डैम क्या, ये अपने पास पाली के अंदर बना हुआ है अपने पास जवाई डैम। कौन सा डैम, जवाई डैम। उस जवाई डैम का पानी है वो ओवरफ्लो हो गया था, तो फिर वहाँ से क्या खोल दिए गए हैं, गेट। अब अगर ये गेट खोल दूंगा तो बताओ पानी जिस स्पीड से आएगा इस छोटे से दरवाजे से होते हुए बाहर निकल जाएगा क्या आगे की तरफ। तो याद रखना आगे भी जो ये पानी बह रहा है उसकी डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ ये नदी पहले बह रही थी। मुझे बताओ क्या ये नदी पहले भी इसी दिशा में बह रही थी क्या, और आगे भी इसी डायरेक्शन में बहेगी। बीच में अपन ने इस नदी के पानी को क्या कर लिया, रोक लिया, उसे तो क्या नाम दे दिया है, डैम। अब बात करेंगे अपन किसकी, बैराज की। तो बेटा यहाँ पर भी कौन बहेगी, नदी। ये नदी का पानी है जो लगातार बह रहा है, ये नदी का पानी लगातार बह रहा है, और यहाँ पर बेटा मैंने बना दिया इस बार बैराज। क्या बना दिया है, बैराज। अब बैराज का लॉजिक बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर मेरा घर है, किसका घर है, मेरा, और यहाँ पर मेरी वाली का घर है, और मैं अच्छा हूँ इसलिए यहाँ पर मेरी दूसरी वाली का घर है। आ गई क्या बात समझ में। अब कोई कितना ही अपना हो बेटा जीवन में याद रख लेना, सबसे पहला अपना ही देखना पड़ेगा तुम्हें, यस या नो, तब तो जीवन में तुम लोग आगे की ओर बढ़ जाओगे। बैराज बन चुका है और लोगों को पानी की नीड है, तो चाहे ये मेरी वाली हो चाहे मेरी दूसरी वाली हो, सबसे पहले तो मैं इस पानी की एक दिशा को घुमाकर और कौन से घर की तरफ घुमा दूंगा, मेरे घर की तरफ। क्या मेरे घर में पानी की सप्लाई आ जाएगी क्या, यस या नो। जब मेरे घर में पानी की सप्लाई आ जाएगी फिर मैं सोचूंगा अपनी वाली की तरफ, और मैंने एक डायरेक्शन है जो घुमाकर और किधर की तरफ कर दी है, मेरी वाली के घर की तरफ, और एक डायरेक्शन है वो किधर की तरफ घुमा दी है, मेरी दूसरी वाली के घर की तरफ। तो मुझे बताओ बैराज के बाद में क्या नदी के फ्लो होने की डायरेक्शन को बदल दिया है क्या मैंने, यस या नो। अब ये चीज़ें पता है तुमने खेतों में देखा होगा, खेतों में अलग अलग क्यारियाँ बना दी जाती है, एक जगह से पानी बहता है और एक कोई खाली मैदान होगा जिसमें इस पे मिट्टी की दीवार बना के और अलग अलग क्यारियाँ बना दी जाती है, और छोटी छोटी जगह वहाँ से खोल दी जाती है ताकि एक साथ पानी बहेगा और चारों तरफ उन सारे के सारी क्यारियों में क्या चल जाएगा, पानी चल जाएगा। तो मुझे बता दो क्या ये वाला स्ट्रक्चर ही बनाया है क्या यहाँ पर भी, यस या नो। डक्टिंग वाले कूलर देखे होंगे तुम लोगों ने, छत पे एक बहुत बड़ा सा कूलर बना दिया जाता है और फिर एक छोटा सा पाइपलाइन जाके एक रूम में अलग से गेट निकाल दिया जाता है, एक रूम में अलग से गेट निकाल दिया जाता है, और एक ही कूलर से, बड़े वाले कूलर से पूरे के पूरे घर में जितने भी रूम हैं उन सभी के अंदर कूलर की हवा है वो पहुँचा दी जाती है। इज़ दैट क्लियर। तो हम लोग कंसिडर करते हैं जहाँ पर नदी के फ्लो होने की डायरेक्शन को आगे बदला जा सकता है वो तो क्या बनाता है बेटा, बैराज, और जहाँ पर नदी के फ्लो होने की डायरेक्शन को नहीं बदला जाता वो क्या कहलाता है, डैम। अब इधर की तरफ समझने की कोशिश करना, क्या यहाँ पर महानंदी आकर, ये महानंदा नदी आकर मिल गई है क्या, एक डायरेक्शन तो बताओ मुझे सीधी की सीधी निकल गई जो नदी बह रही थी, और एक डायरेक्शन मैंने घुमा के नीचे की तरफ कर दी। तो मुझे बताओ नदी के फ्लो होने की डायरेक्शन को बदल दिया है क्या मैंने, और नदी के फ्लो होने की डायरेक्शन बेटा बदलेगी तभी तो जाकर क्या बनेगा, ये बैराज बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फरक्का बैराज भारत की किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर, गंगा नदी पर। स्टेट अगर पूछ लिया जाता है तो बेटा वेस्ट बंगाल। कहाँ पर बना हुआ ये, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर कौन सा बैराज बना हुआ है, फरक्का बैराज। अब देखना यहाँ पश्चिम बंगाल आ गया है, यहाँ तक नदी कौन सी थी, गंगा। अब गंगा नदी खत्म हो गई है, अब बेटा एक नदी की धारा आगे की तरफ बह गई है क्या, और यही नदी है, इस नदी का नाम है बेटा हुगली। कौन सी नदी है, और पूरा का पूरा जो कलकत्ता शहर बसा हुआ है बेटा कौन सी नदी पे बसा हुआ है, हुगली पे। तो क्या मैं इन टर्म ऑफ ये कह सकता हूँ क्या, हुगली भी तो गंगा ही है,
लेकिन बैराज की वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल दिया। अगर यहाँ पर डैम बन जाता तो मुझे बताओ क्या ये आगे भी गंगा नदी ही कहलाती क्या, यस या नो। लेकिन यहाँ पर तो क्या बना दिया अपन ने, बैराज। बैराज बन गया है तो नदी के फ्लो होने की डायरेक्शन बदल जाएगी, इसीलिए इस नदी का क्या नाम निकाल दिया, हुगली। और एक नदी अगर यहाँ पर हुगली है तो इसी की एक डायरेक्शन हमने नीचे बांग्लादेश में पहुँचा दी है। कहाँ पहुँचा दी है बेटा, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये जो गंगा नदी है बेटा ये जानी जाती है पद्मा के नाम से। किस नाम से, पद्मा के नाम से। तो दो नदियां है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को तो कहा जाता था जमुना, और बांग्लादेश में ही गंगा नदी को किस नाम से जाना जाएगा बेटा, पद्मा के नाम से। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको। तो गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में अपन ने पढ़ा है। सबसे बड़ी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो कौन सी है, यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। चंबल में कौन सा जलीय जीव पाया जाएगा, एलिगेटर, घड़ियाल। उसके बाद में यहाँ पर देखना एमपी के अंदर एक नदी है, एमपी में एक नदी है जो बेटा नॉर्थ डायरेक्शन से बहती हुई और किस में मिल जाती है, गंगा में। और इस नदी का नाम है बेटा सोन। कौन सी नदी है, सोन। तो सोन भी किसकी ट्रिब्यूटरी होने वाली है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी होने वाली है। इज दैट क्लियर। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जो गंगा रिवर सिस्टम है वो कंप्लीट भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से, 4। अगर तुम लोग गूगल बाबा से पूछोगे तो गूगल बाबा तुम्हें कितने राज्य बताएगा, 5। मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो यही पढ़ाते हैं कि बेटा गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है, 5। गलत है। मैं कहता हूँ साफ साफ गलत है भाई। तुम लोग एनसीईआरटी का डाटा अगर उठा के देखोगे तो गंगा नदी आज भी भारत के कितने राज्यों से बहती हुई नजर आएगी, 4। 4 राज्य कौन कौन से हैं, आओ बात करते हैं। सबसे पहले बेटा उत्तराखंड, जहाँ पर कितने प्रयाग बता दिए तुम्हें, 5। हरिद्वार भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। वहीं पर आने के बाद में इसको किस नाम से जाना जाएगा, गंगा के नाम से। तो यूके के बाद में बेटा ये जाती है यूपी, यूपी के बाद में बिहार, और बिहार के बाद में बेटा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में तो कहाँ पर घूम जाएगी ये, बांग्ला। अब बांग्लादेश में क्यों घूम गई, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, बैराज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बैराज। और इसी बैराज की वजह से एक डायरेक्शन है वो किधर की तरफ घुमा दी गई है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाएगी ये, पद्मा के नाम से जानी जाएगी। इज दैट क्लियर। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही ऐसे स्टेट है जहां से गंगा नदी है वो भारत में बहती है। इसके अलावा तुम लोगों से अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत, ये गंगा नदी भारत के किस राज्य में नहीं बहती है, 5वां ऑप्शन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो गूगल बाबा बताएगा, वो आएगा तुम्हारे पास बेटा झारखंड। कौन सा आएगा, अभी झारखंड की कहानी समझाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ देखना, यहाँ मैंने बनाया है बेटा झारखंड। कौन सा स्टेट, झारखंड से एक नदी निकलती है जो आकर किस में मिलेगी, हुगली में। किस में मिलेगी, और बेटा इसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। तो जो दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी है बेटा, हुगली की। किसकी है, हुगली। तो इसीलिए इस दामोदर को गंगा की भी सहायक नदी कहा जाता है, क्योंकि हुगली भी तो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। आगे बात समझ में। अगर एक दादा है तो दादा का जो बेटा है वो पापा, और पापा का जो बेटा है वो हम। तो परिवार तो एक ही कहा जाएगा ना। तो परिवार तो कौन सा हो गया बेटा, गंगा। और अगर उसमें दादा अगर कौन है, हुगली, तो इस दादा का जो बेटा है बेटा वो कौन हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। अब ये दामोदर कौन से स्टेट में बहती है, झारखंड में। इसका एरिया, इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो बड़ा है, लेकिन ये प्रॉपर गंगा के अंदर ही नहीं आता है। तो गंगा नदी है वो भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। एग्जैक्टली अगर तुम लोग जाओगे तो गंगा रिवर भारत के कितने राज्यों से, 4। लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या टिक करोगे। अगर 4 ऑप्शन में ही नहीं देता वो, और वो भी किसकी भाषा बोलता है, गूगल बाबा की, तब कितने कर देना। लेकिन 4 और 5 अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो सबसे पहले कितना टिक करना है तुम्हें, 4 ही करना है। इज दैट क्लियर। कितने देशों से होकर गंगा नदी बहती है ये कौन बताएगा मुझे अब,
कितने देशों से होकर गंगा नदी बह रही है? अरे डूब के मर जाओ सारे के सारे। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, एक तो भारत में उत्तराखंड से बह रही है, 4 तो ये राज्य हो गए, दूसरा देश कौन सा बताया नीचे? फिर क्या ही सोच रहे हो इतना? कोई दुबई उबई थोड़ी जा रही है गंगा नदी। भारत में बहेगी और बांग्लादेश में बहेगी। टोटल कितने देशों से होकर बहेगी? 2 देशों से। टोटल कितने राज्यों से होकर बहेगी? 4। अब अपन बात करते हैं बेटा टोटल लेंथ ऑफ गंगा। तो टोटल जो लेंथ है गंगा नदी की वो हो जाएगी 25 किलोमीटर। कितनी? 25 किलोमीटर टोटल लेंथ है किसकी? गंगा नदी की। अगर इस गंगा नदी की भारत की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा भारत के अंदर इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 25-10। कितनी है? और 25-10 किलोमीटर लंबाई होने के साथ ही ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। देखो टोटल लंबाई है वो सिंधु की ज़्यादा थी, सिंधु से भी ज़्यादा किसकी थी? ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा की 2900, इंडस की 2880 और गंगा की कितनी है? 25-25। लेकिन भारत के अंदर सिंधु की मैंने बताया था तुम्हें 1114 के समथिंग, ब्रह्मपुत्रा की बताया है 916 के समथिंग और गंगा की कितने के समथिंग आ जाएगी? 25-10। तो इन तीनों रेशों के अंदर भारत में सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? गंगा। इसीलिए इस गंगा को भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। इंडियाज नेशनल रिवर, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो भी किसको कहा जाता है बेटा? गंगा को कहा जाता है। 2008 के अंदर, कब? 2008 के अंदर इस गंगा नदी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर कर दिया गया है, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। कब? 2008 में। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की तो क्लियरिटी दे देता हूं कि अस्थियों के विसर्जन के बाद भी गंगा को शुद्ध क्यों माना जाता है? बिकॉज इट्स ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्योरीफाई रिवर। इसको स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी है वो अपने आप ही क्या हो जाती है? स्वच्छ हो जाती है। ऐसा किसके कारण? तो बेटा इस गंगा नदी के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का मतलब तो तुम लोग समझते होंगे, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ भी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, लाइक टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, प्लेग हो गया, हैजा, टीबी। ये सारे के सारे किसके कारण होते हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ यानी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। वैसे ही ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है वो कौन सी नदी में पाया जाता है बेटा? गंगा नदी में। और जितने भी छोटे मोटे बैक्टीरियाज है, जीवाणु, कीटाणु, गंदगी है, उनको कौन साफ कर देता है? यही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। इसीलिए इस गंगा नदी को सबसे स्वच्छ नदी माना जाता है। स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी, सेल्फ प्योरीफाई रिवर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। वहीं हम लोग बात करते हैं तो इस गंगा नदी के अंदर एक जलीय जीव भी पाया जाता है जिसका नाम है बेटा गंगा डॉल्फिन। क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन। और इस गंगा डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। किसको डिक्लेयर किया गया बेटा? गंगा डॉल्फिन को। तो इतनी सारी चीज़ें और तुम लोग याद रखोगे कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है, वो भी किसको कहा जाता है? गंगा नदी को। कब डिक्लेयर किया गया था? 2008 में। और 2009 के अंदर गंगा डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया है नेशनल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है? गंगा डॉल्फिन। कौन सी नदी में देखने को मिलता है? गंगा नदी में। ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है ये? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के कारण ही इसको किस नाम से जाना जाता है? स्वतः स्वच्छ नदी, सेल्फ प्योरीफाई रिवर। सेल्फ प्योरीफाई रिवर किसको कहा जाएगा?
गंगा नदी को कहा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? मुझे ये बता दो, यस या नो। तो अब एक साथ आवाज आनी चाहिए सभी की, गंगा नदी को गंगा किस जगह से बोला जाता है? हरिद्वार से। और हरिद्वार में आने के बाद ही ये गंगा नदी कहाँ पर आती है? मैदानों के अंदर आती है। नेपाल से बेटा कितनी नदियां निकलती है गंगा की ट्रिब्यूटरी में? 4, काली और कर्णाली। दोनों मिलकर भारत में किस नाम से जानी जाएगी? घाघरा के नाम से। उसके बाद में नेपाल से कौन सी तीसरी नदी निकलेगी? गंडक। और 4th नंबर पे कौन सी आएगी? कोसी। अब 2 चीजें हैं अपने पास, एक है दामोदर और एक है कोसी। बेटा ये कोसी है ना, ये बिहार के अंदर है। कहाँ पर है? और इस कोसी को बोला जाता है बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो बिहार है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है। मैंने बताया होगा तुम्हें जब सेंसस पढ़ाया था तो कि बीपी बन जाएगी भीड़ भाड़ वाली जगह पे तुम लोग जाओगे तो बिहार है, जगह कम है लेकिन छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग हैं। तो छोटी छोटी गलियों से घिरा पड़ा है भारत का कौन सा स्टेट? बिहार। तो जब भी ये कोसी नदी आती है तो ये कोसी नदी का पानी है, इसको निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलती है और उन छोटी छोटी गलियों में कोसी नदी का पानी बहुत तेज गति से आ जाता है और जो फ्लूड की कंडीशन बना देता है, बाढ़ के संकेत दे देता है। और बिहार वालों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो जाता है जब बिहार के अंदर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। आ गई क्या बात समझ में? एक तो लिटरेसी रेट में सबसे कम पढ़ा लिखा जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? बिहार ही है। तो याद रखना, बिहार के अंदर कोसी नदी के पानी का जब फ्लो बढ़ जाता है तो बिहार के अंदर बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इसीलिए बिहार के सभी लोग दुखी हो जाते हैं और इसी टर्म्स को रिलेट किया गया है। बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार है, वो कौन सी नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। इज दैट क्लियर? वहीं अपन बात करते हैं दामोदर नदी की। तो बेटा ये जो दामोदर नदी है ये प्राय अपना रास्ता बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है? रास्ता बदलती रहती है और ये भी बाढ़ के हालात बना देती है। इसलिए इसको बोला जाता है बेटा बंगाल का शोक। किसका शोक? बंगाल का शोक। सोरो ऑफ बंगाल है वो कौन सी नदी को बोला जाएगा? दामोदर। और सोरो ऑफ बिहार है वो कौन सी नदी को बोला जाएगा? कोसी को। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी। क्या दोनों बात समझ में आ गई है क्या? नोट डाउन कर लो इसको कंप्लीट, फटाफट उतार लेना। पहली क्लास है क्या आज के दिन की? लास्ट डे कुछ टास्क थोड़ी दिया था मैंने तुम लोगों को, कोई क्वेश्चन जो बताना हो। टेस्ट ले लिया जाएगा तुम्हारा जीके का। बोलो भाई, कितने बच्चे रेडी है? मेरे सब्जेक्ट का टेस्ट का मतलब है 100% स्कोर होना। अब बताओ कितने बच्चे रेडी है? इतना कॉन्फिडेंस? कुछ लोगों ने तो ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे सामने से कोई बड़ा सा ट्रक या बस आती है ना और छोटे बच्चे का हाथ पकड़ कर खींच लेते हैं, बेटा इधर आ जा भी। इस स्टूडेंट का क्या नाम है? गोल्डी। मोटिवेशन नहीं है बेटा तुम्हारे लिए? गंगाराम।
तू भी गंगाराम की तरह ही है अंदर से, सिर्फ और सिर्फ त्वचा ने ढक रखा है तुझे। अगर ये हटा दे तो गंगाराम की जगह तू भी आ सकता है। चलो लिखो फटाफट सारे के सारे पॉइंट। बायोलॉजी भी आती होगी तुम्हारे, आती है क्या? बॉटनी जूलॉजी दोनों? तो फिर हाँ, इसीलिए दिए होंगे पापा ने पैसे कि जा बेटा जीएमआर के अंदर और संस्कृत पढ़ के आ जा। पंडित नहीं बना देते तुम्हारे पापा तुम्हें संस्कृत का नाम लेते ही। लिख लो चलो फटाफट। गंगा नदी, हिमालय से निकलने वाली तीनों नदियां कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। कोई पॉइंट इधर से समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। गंगा में मिलने वाली सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। और सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? अब तुम्हें एक चीज और बताऊंगा, इस राम गंगा का सबसे पहले नाम हुआ करता था हेली। क्या नाम हुआ करता था? जैसे बचपन में हमारे जो पुराने घर थे उनको बड़े बुजुर्ग किस नाम से जानते थे? हेली के नाम से ही। तो याद रखना, हेली नेशनल पार्क था। क्या था? नेशनल पार्क। और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी कौन सा था? हेली था। फिर 1955 में उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रामगंगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रामगंगा। और 1972 में इसी रामगंगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट। क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत के कौन से राज्य में होने वाला है? पूरा तो आंसर बता दिया, फिर भी तुम्हारी जुबान चुप है भाई। अरे रामगंगा तो बताओ, रामगंगा भारत के कौन से राज्य से निकल रही है? पश्चिम बंगाल। क्या खा के आया सुबह सुबह आज? हैं? माना दिवाली आ रही है लेकिन इतना एक्साइटमेंट पहले से ही। पश्चिम बंगाल तो बेटा इधर है नीचे की तरफ, उधर वो रामगंगा निकल रही है ना, वो तो उत्तराखंड है। ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? यूके। कौन सा स्टेट है ये? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से कौन सी नदी निकल रही है? रामगंगा। तो रामगंगा का ही तो नाम बदला है क्या? जिम कॉर्बेट। तो जब रामगंगा उत्तराखंड में है तो जिम कॉर्बेट भी कहाँ होने वाला है? उत्तराखंड में होने वाला है। टोटल लेंथ लिख लेना, गंगा नदी की कुल लंबाई लिख लो 25 किलोमीटर। इन इंडिया, भारत में लिख लेना 25 10 किलोमीटर। टोटल कंट्री लिख लेना दो देशों से होकर गंगा नदी बहेगी, भारत और बांग्लादेश। कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर ही, कलकत्ता स्टेट नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर है कौन? कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के। इसी नदी के ऊपर बना हुआ है बेटा हावड़ा ब्रिज, नाम सुना होगा। और वो हावड़ा ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? हुगली नदी पे। कौन से शहर में बना हुआ है?
कलकत्ता में। बहुत फेमस है कलकत्ता। भारत के अंदर जिस भी चीज़ की शुरुआत हुई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कहाँ से हुई है? कलकत्ता से। भारत की पहले राजधानी भी कौन सी थी? कोलकाता नहीं, कलकत्ता। कोलकाता अलग है और कलकत्ता अलग है। अब ये डिफरेंस भी तुम लोगों को शायद नहीं पता है। हमको कुछ नहीं आता। ये तो बचपन में बोलते थे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बहुत ही जल्दी प्रसिद्ध हो जाओगे तुम भाई। मुझे बताओ क्या लिख लिया क्या यहाँ तक? कंप्लीट है? टोटल स्टेट लिख लेना। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहेगी? 4। कौन कौन सा? यूपी, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने देशों से होकर बहेगी? 2, भारत और बांग्लादेश। बताओ मुझे बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। अब मुझे बताओ ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जा रही थी? जमुना के नाम से। अब छोटा सा लॉजिक और सीखोगे। इधर से आ रही है गंगा नदी, जो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहा हूं मैं। अब किसकी? बांग्लादेश। इस बांग्लादेश में ये जो गंगा नदी है बेटा, ये किस नाम से जानी जाएगी? और ये इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस नाम से जानी जाएगी? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नदी और आती है, इसका नाम है बेटा मेघना। क्या नाम है? मेघना। तो याद रखना, हाँ वही जिसको रिक्वेस्ट तुमने भेज रखी है लेकिन उसने इग्नोर कर दिया तुम्हें कि भाग जा यहाँ से, कोई मतलब नहीं है तेरा। एक है पद्मा और दूसरी कौन सी है? जमुना। दोनों नदी किस में आकर मिल रही है? मेघना में। क्या मुझे बताओ 3 नदियाँ आकर मिल रही है क्या? जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिल जाती है बेटा, वहीं पर संगम बनता है, त्रिवेणी संगम। कितनी नदियों के संगम को त्रिवेणी बोला जाता है? 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। एक आ रही है पद्मा, दूसरी आ रही है जमुना और तीसरी आ रही है मेघना। और तीनों के तीनों आकर मिल रही है बांग्लादेश में। और बेटा यहाँ से तीनों नदियाँ एक नदी बन जाती है जिसका नाम भी क्या है? मेघना। क्या नाम है? और ये मेघना के नाम से ही जाकर बेटा कहाँ पर जाकर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। कहाँ पर जाकर गिर जाएगी ये? बे ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जाकर गिरती है? बता दो किस नाम से जाकर गिरेगी? तो जिसने आगे सरनेम भी लगाया था तो याद रख लेना वो कहाँ पर जाकर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। इधर से जमुना है, वो भी किस नाम से आकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी? मेघना के नाम से। तो बना लो ये छोटा सा स्ट्रक्चर और बांग्लादेश का। मेघना बेटा, ये मैंने ब्रह्मपुत्र नदी बताई थी तुम्हें, यस या नो? त्रिपुरा से एक नदी निकलती है, मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। कौन सी नदी है? बराक। भारत में ये बराक नदी कहलाएगी। और भारत के आगे जैसे ही ये बांग्लादेश की तरफ जाएगी, वहाँ ये किस नाम से जानी जाएगी? मेघना के नाम। तो ट्रिब्यूटरी है ये किसकी? ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, हिमालय से निकलने वाली 2 नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो गंगा और दूसरी ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी है वो तो कहाँ पर जाकर गिर रही थी? अरेबियन सी में, अरब सागर में। और गंगा और ब्रह्मपुत्र है बेटा, वो कौन सी जगह जाकर गिरेगी? बे ऑफ बंगाल के अंदर। सरस्वती है वो यही अपने पास, घाघरा नदी ही है अपने पास, घग्गर नदी, जिसका अभी क्या नाम निकाल दिया है? घग्गर। देखो इस सरस्वती का लॉजिक बताता हूँ मैं। ये हमारे पास इंडिया है, क्या है?
और अगर तुमने देखा होगा तो इधर बेटा सिंधु नदी बह रही है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और अगर हम लोग बात करते हैं पहले के टाइम में वैदिक पीरियड के अंदर जो हमारे लिए होलो रिवर होती थी, जो पूजनीय जो नदी होती थी, वो सरस्वती नदी होती थी। धीरे धीरे इस सरस्वती नदी को बदलकर और इसका क्या नाम निकाल दिया गया है? घग्गर नदी के नाम से। किस नाम से? घग्गर नदी के नाम से, जो राजस्थान के अंदर ऊपर ही ऊपर बहती हुई जाती है। हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ कौन सी नदी बहती हुई जाएगी? घग्गर नदी। ये घग्गर नदी ही किसका रूप है? सरस्वती नदी का रूप है। धीरे धीरे इसका विलुप्त हो गया है और कौन सी नदी को बोला जाना जाने लगा है? घग्गर नदी के नाम से। ये जो सरस्वती नदी है, इसकी जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, इसी इंडस रिवर के आसपास है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तब इसको किस नाम से जाना जा रहा था? सरस्वती के नाम से। धीरे धीरे इसका नाम बदलकर और क्या कर दिया गया? घग्गर। जैसे अपन बात करते हैं इधर की तरफ, ये बनाया मैंने घाघरा। यहीं पर एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है बेटा सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के नाम से। तो सरयू एक छोटी सी नदी है, वो भी किस में आकर मिलती है? घाघरा में मिलती है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है प्रॉपर कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? हिमालय से निकलने वाली सारी की सारी नदियां समझ में आ गई। अब अपने पास ऑप्शन बचता है कौन सी नदियों के बारे में? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे हम लोग लास्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर अपने पास रिवर्स पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? कंप्लीट। एक छोटा सा सेक्शन में बता देता हूं तुम्हें। क्या ये प्रायद्वीपीय भारत बना दिया है क्या मैंने? यस या नो? तो एक तो हमने पढ़ा था हिमालय वाली नदियां जो ऊपर ऊपर से आ रही थी। एक पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कुछ जो किधर की तरफ जाकर गिर जाएगी? अरेबियन सी की तरफ। और कुछ नदियां हैं जो निकलकर और किधर की तरफ आकर गिरेगी? बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो इन नदियों को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। देखो राजस्थान से हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राजस्थान से ऊपर तो पंजाब था और पंजाब से तो सतलुज सीधी की सीधी किधर मिल गई थी? सिंधु के अंदर मिल गई थी। आगे बात समझ में? तो राजस्थान के अंदर लूणी नदी होती है। कौन सी नदी होती है? लूणी। और इसकी क्या खास बात होती है कि ये नदी कभी भी किसी भी दूसरी नदी में या सागर में जाकर नहीं मिलती। ये धरती के अंदर ही क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और कौन सी जगह जाकर डिसअपियर होगी? यहाँ बना हुआ है गुजरात के अंदर रण ऑफ कच्छ। कच्छ का रण है जो बहुत बड़ा मैदान बना हुआ है। और लूणी नदी अजमेर से निकलती हुई राजस्थान से होती हुई कच्छ के रण में जाते जाते धीरे धीरे इसका पानी क्या हो जाता है? गायब। अब वो पानी गायब कैसे होता है उसका लॉजिक समझना कि मान लो यहाँ पर मिट्टी है और मिट्टी में तुम लोग थोड़ा सा पानी का गिलास जाकर और डाल दो, तो मुझे बताओ मिट्टी जो पूरा का पूरा पानी है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगी? वो मिट्टी। पानी तो पूरा का पूरा गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ वो जगह है वो थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाती है, थोड़ी सी नमी वाली हो जाती है। तो याद रखना ये जो लूणी नदी है ये किस में जाकर गायब हो जाती है? रण ऑफ कच्छ में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान से निकलने वाली वह नदी जो अपना जल किसी दूसरी नदी में नहीं मिलाती बल्कि किसी मैदानी भाग में आकर विलुप्त हो जाती है, वो नदी कौन सी हो जाएगी? लूणी। लूणी नदी के बारे में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि लूणी नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? बताओ कितने राज्यों में बहेगी? दो, एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में, जो कुछ नदियां जाकर गिरेगी किधर? अरब सागर में, और कुछ नदियां जाकर मिलने वाली है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद में तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, भारत का नदीय तंत्र है, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।